तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, दिस इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का ये सबसे फास्ट तरीका है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो इसके अंदर कैसे करना है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, आर सी रॉयल चैलेंजर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2C माइनस M अपॉन M। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, मतलब कोरिलेशन हम निकाल रहे हैं यूजिंग कॉन्करेंट डेविएशन। अब इसमें C का क्या मतलब होता है? C मीन्स नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। C मीन्स नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन एंड M का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन। तो एक C है और दूसरा M है। तो M बेसिकली कैसे निकलता है, n-1। अगर आपके पास 10 वैल्यूज है तो 9 डेविएशन निकलेंगे, 5 वैल्यूज है तो 4 डेविएशन निकलेंगे, 15 वैल्यूज है तो 14 डेविएशन निकलेंगे। तो ऑलवेज n-1। अब इसको एक क्वेश्चन के साथ में समझते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 70 गिवन क्या है, ईयर। ईयर के बाद में सप्लाई एंड देन डिमांड। सप्लाई 125, फिर 160, 164, 174, 155, 170 एंड देन 165। फिर 115, 125, 192, 190, 165, 174 एंड 124। ये हो गया S&D, सप्लाई एंड डिमांड। अब आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है सप्लाई के लिए और फिर डिमांड के लिए। डेविएशन कैसे, अभी देखो सप्लाई में फर्स्ट ईयर में 2001 के अंदर सप्लाई कितनी थी, 125। उसके बाद में कितनी हो गई, 115 160 नहीं 160 सप्लाई की बात कर रहे, डिमांड नहीं। तो 125 से 160 हो गई, है ना। तो 125 से पहले तो कुछ नहीं है, तो 125 का तो कंपैरिजन हम नील किसी हो के जाएगा। साथ कर नहीं सकते। तो वो तो रहेगा आपका एम्प्टी, डैश हम नहीं लगाएंगे, इसको एम्प्टी रख देंगे। ये आपका पूरा एम्प्टी है, इसको एक बार के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर आपका कुछ नहीं आएगा, इट विल रिमेन एम्प्टी। अब सेकंड वाले बॉक्स में सप्लाई 125 से 160 हो गई, तो कितने से इंक्रीज हुआ, उससे हमें कोई मतलब, 35 कितने से इंक्रीज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। 35 तो हमें क्या देखना है, इंक्रीज हुआ तो प्लस प्लस, डिक्रीज हुआ तो माइनस। ठीक है, तो 125 से 160 इंक्रीज हुआ, आपने प्लस लगा दिया। अब 160 से कंपेयर करना है, 160 से 164, फिर प्लस इससे इंक्रीज हुआ प्लस प्लस, 164 टू 174, प्लस प्लस, प्लस नाउ 155 माइनस माइनस 170 प्लस 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 165 माइनस। माइनस माइनस सेम टू सेम डिमांड के लिए करना है, 155 से 125 प्लस प्लस, प्लस नेक्स्ट प्लस 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 फिर माइनस 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 प्लस प्लस एंड माइनस एंड लास्ट माइनस। ठीक है, अब माइनस बचपन में आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, पढ़ा है ना। प्लस बस वही चीज करनी है अब हाँ आपको। जी सर। तो फर्स्ट तो आपका ब्लैंक है, अब देखो प्लस 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 प्लस, फिर अगेन प्लस प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस 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 प्लस माइनस प्लस 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 एंड एंड देन प्लस अगेन प्लस। प्लस अब आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने प्लस साइन है प्रोडक्ट कॉलम में, 5 5 प्लस 5। माइनस 1। तो C इज इक्वल टू 5, दैट्स इट। यहां से आपका C निकल गया।
तो सी का मतलब क्या था, कॉन्करेंट डेविएशन। तो कॉन्करेंट डेविएशन किसको बोल रहे हैं, कॉन्करेंट डेविएशन का मतलब सप्लाई एंड डिमांड दोनों में क्या आना चाहिए, सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट कैसे, जैसे हमने देखा यहाँ सप्लाई प्लस है, सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। तो जब दोनों में सेम इफेक्ट होता है तभी यहाँ पे प्लस साइन आता है प्रोडक्ट कॉलम। तो अगेन यहाँ भी प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस आ गया। इधर माइनस माइनस दोनों सेम है तो इसलिए प्लस आ गया। तो जब जब सप्लाई एंड डिमांड में सेम इफेक्ट होगा तब तब आपका यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट कॉलम में प्लस साइन को काउंट कर लेना है, दैट इज योर सी, कॉन्करेंट डेविएशन। अभी फाइनली क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2 into सी। सी कितना है 5 माइनस एम। एम कहां से लाए, एम कितना होगा बताओ, सर 6। 6। 7 - 1 दैट इज 6, अपॉन में भी 6। अब इसको सॉल्व करूं तो 10 - 6 कितना होता है 4। तो 4/6 आ रहा है। ओके, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 4/6। तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव। 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 अगर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको दोनों जगह यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव सेलेक्ट करना है। और इन केस अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको दोनों जगह पे नेगेटिव सेलेक्ट करना है। इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि रूट में माइनस साइन नहीं रह जाए, इसलिए हम प्लस माइनस यूज करते हैं। इतना सा ही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है 2 बार प्लस माइनस साइन फॉर्मूले में लगाने का। तो सॉल्व कर लो इसको, दोनों जगह प्लस आ गया। नाउ रूट में 4/6, 4/6 होता है कितना, 0.666, उसका रूट 666 पॉइंट 0 0. 0.8 0.816। 0.81 0.816। यस, 0.816 ये आ गया आपका आरसी। और सर दूसरे का 0.776, वो सॉरी 0.5776। किसका, सर सेल सप्लाई का सर ये क्या 0.577। ये क्या बता भाई दिया, सप्लाई कहाँ से आएगा यहाँ पे? को रिलेशन एक बात कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशन है तो आंसर तो एक ही आएगा ना। आपने दो आंसर कैसे निकाले, सप्लाई एंड डिमांड का को रिलेशन निकाला तो हमने सी तो प्रोडक्ट में से तो लिया है, सप्लाई एंड डिमांड का ओके सर, प्रोडक्ट, तो एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे। ठीक है सर। है ना, आपने दो कहां से निकाले। ओके, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसी पैटर्न से आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 71। ट्राई कर सकते हो, अभी अभी करके बताओ, 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट में 71 को सॉल्व करके आंसर निकालना है। एक जगह अटक सकते हो मुझे पता है, बट वहां पूछ लेना। अभी सबको ट्राई करना है और आंसर निकालना है। तो सीरीज सर 50 to 15 पे क्या होगा? क्या कह रहे हो, 150 and 150 दोनों सेम हाँ है। हाँ, अगर नंबर सेम आ गया तो कौन सा मैच का साइन लगाओगे, मैथमेटिकल सिंबल लगाना है। तो कौन सा सिंबल आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा, सर प्लस। प्लस तो मतलब इंक्रीज हो गया, ये सर तो माइनस का डिक्रीज ही माइनस होता है। मतलब डिक्रीज हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 1 आपको नंबर नहीं लगाना है ना, या तो प्लस या माइनस या कुछ ऐसा लगाना है। तो क्या लगाओगे, इक्वल, है ना, इक्वल टू का साइन लगा सकते हो। यस सर। हाँ, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बट ठीक सर है। एक बार स्क्रॉल कीजिए ना। अभी देखा, सर वो फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूला, आंसर आते ही बता देना।
एम कितना आया? नाइन। सी कितना आ रहा है? किसी का नहीं आया आंसर? पढ़ रहा हूँ सर। सर 2 मिनट दो। फिर दोनों इक्वल इक्वल होगा उसका क्या करेंगे प्रोडक्ट में? हाँ, प्रोडक्ट में क्या करेंगे? इक्वल इक्वल। तो हमने बचपन से एक स्टेटमेंट पढ़ा है, सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस। माइनस। तो प्लस इक्वल इक्वल क्या है? सेम साइन है, सेम साइन है तो प्लस। क्योंकि हम बात करें कॉन्करेंट डेविएशन की, अगर दोनों में सेम इफेक्ट है तभी उसको बोलेंगे कॉन्करेंट। तो एक्स में भी इक्वल, वाई में भी इक्वल, दैट मीन्स इट इज कॉन्करेंट। सर 1/3 सी का वैल्यू आपका कितना? 2 3 आया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या है? नेगेटिव साइन, तो सब जगह आपने नेगेटिव ले लिया, फिर नेगेटिव 0.74। 0.745। यस। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ गया। ऑप्शन नंबर 75 आ गया। एंड वो पॉजिटिव टिक करेंगे या नेगेटिव? द सर नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। बिकॉज ब्रैकेट के सर अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ बाहर माइनस है आपके पास, उसको माइनस सेलेक्ट करेंगे, 0.74। सर प्लस और इक्वल टू माइनस कैसे आया? ब्रैकेट के अंदर देखो क्या वैल्यू आ रही है, 4 - 9 नेगेटिव है। तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना साइन, वही साइन आपको देखना बाहर होगा दोनों मॉर्निंग में जगह देखना लगाना होगा। है। नहीं सर, नहीं सर, वो जो आपका अभी तो चल रहा है। किसका? प्लस तो प्लस इक्वल टू। इक्वल्स टू और माइनस वाली बात कर रहा है, अच्छा, इक्वल्स उधर टू वहां माइनस पे। माइनस। हाँ हाँ, कहाँ पे कह रहे हो? प्लस एंड इक्वल में? 123 एंड 91 का जो है ना, हाँ हाँ वो जो एक्स में प्लस हुआ है एंड वाई में इक्वल टू हुआ है। हाँ। प्लस एंड इक्वल डिफरेंट साइन है या सेम साइन है? डिफरेंस साइन। डिफरेंट, डिफरेंट होता है तो माइनस, माइनस। सेम होता है तो ठीक है प्लस। सर। एंड इक्वल टू एंड माइनस होगा तो भी इक्वल माइनस ही तो आएगा। भी माइनस, बिकॉज साइंस आर डिफरेंट। यस सर। ओके सर। ओके। तो इस क्वेश्चन में बस यही मेन ट्विस्ट था, इक्वल टू वाला, बाकी तो सिंपल है। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्या कह रहे हो ये बताना? शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 2 मिनट से पहले खत्म हो गया ऐसा? मैं कह रहा हूँ सर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा। Okay, 72. When we are not concerned with the magnitude of the two variables in a discussion, we consider, हम क्या consider करते हैं, कौन सा method? सर कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो concurrent Concurrent, deviation method, option number C, because हमें deviation वाली value से मतलब नहीं है, सिर्फ उसका sign चाहिए, या तो plus या फिर minus। 73. Quickest method to find out the correlation, सबसे fast तरीका कौन सा है? कॉन्करेंट डेविएशन। Concurrent deviation। And what are the limits of concurrent deviation? Limit क्या होगी इसकी? -1 and 1। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर फिर ऑप्शन C। डी। डी ऑप्शन डी। सी डी। -1 to +1 and including these limits। 0 to 1 यस गलती सर। से भी नहीं करना है। 75 ये अभी करना है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर p पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3। तो 1/√3 क्या गिवन है? आरसी। सर RC कॉन्करेंट बिल्कुल डेविएशन। सही है।
RC गिवन है. If the number of concurrent deviation was found to be 6, 6 क्या है? M Sir, the N, number, M so है, N M है. N है, so N लैंग्वेज पढ़ो minus आराम से इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिखा है. क्या लिखा है, किसका concurrent नंबर है, deviations का नंबर दे रखा number है. of concurrent सर deviation. नंबर है वो. किसका नंबर है? Concurrent Deviation का. deviation का. हाँ, तो क्या बोलेंगे इसको? Deviation. NMC क्या बोले इसको? M. N sir. No sir, बोलेंगे C सर. C C C C बोलेंगे. बोलेंगे सर. कॉन्करेंट डेविएशन का C नंबर है ना, तो C इज योर 6. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ P. अब P क्या है? M. सर Production. M. M या N? M. Sorry, N करेंगे तो सर N निकाल देंगे तो यस, फिर P -1 पेयर बनेगा. ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, डेविएशन नहीं बोला है इसने, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब N. तो बेसिकली आपको N कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. तो अब देखो, जो वैल्यू पता है वो फॉर्मूले में डाल दो एक बार, अपने आप आंसर आ जाएगा. तो RC के अंदर हमने लिखा 1/√3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2C. तो 2 इंटू 6 माइनस M पता है क्या? नहीं. अपॉन M. अभी देखो दोनों तरफ रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से रूट प्लस माइनस सब हट जाएगा, तो 12 माइनस M अपॉन M. अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कितना होगा? M इज इक्वल टू 36 माइनस 3M. तो 4M इक्वल टू 36. M का वैल्यू आ गया है 9. तो बताओ ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? सर A. ए ऑप्शन. 9 क्योंकि plus हमें 1. पता है M इज इक्वल टू N-1, देयरफॉर N इज इक्वल टू 9 + 1 10. ऑप्शन नंबर ए. सेवेंटी 76 आपका होमवर्क है, ये इजीली हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. 77 द पार्शियल Sir. कोरिलेशन कोफिशिएंट. हाँ, कोई पूछ रहा है? सर मेरे को थोड़ा डे प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है सर. और किसमें? कई बार जैसे हमारे डे प्लानिंग में, तो कई बार सर हमारी क्लासेस जैसे आजकल अकाउंट्स की हो जाती है ना, तो फिर चेंज होता रहता है टाइम. तो अच्छा. मैं उनमें से हूँ जिनको मतलब जिनका अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए एक बार, तो सर वो फिर मतलब उस दिन का पूरा खराब हो जाता है सर. तो डे को कैसे प्लान करें सर, क्योंकि आपको तो काफी एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का सर. देखो, आपने डेली का पहले टारगेट बना लिया, मुझे आज की डेट में ये कंप्लीट करना है. तो कभी आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपने उस स्लॉट में सोचा था कि मैं इस स्लॉट में मुझे ये करना है. बट उस स्लॉट में अगर आपकी कोई दूसरी क्लास आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका वो टारगेट दिन का होना चाहिए कि उस दिन में आपको ये कंप्लीट करना है. दोपहर को नहीं तो शाम को कर लिया, शाम को नहीं तो रात को कर लिया, कभी सुबह जल्दी उठ के कर लिया. तो उसके अंदर बस सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हम मोस्ट ऑफ द काम सुबह अगर जल्दी निपटा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, दिन शुरू होते होते हमारे टारगेट्स अचीव होने लग जाते हैं. मतलब मैंने तो पहले भी टाइम बताया था ना आपको कि अगर आप टाइमली सो के और टाइमली उठ जाते हो, सुबह 4 साढ़े 4 बजे भी अगर आप शुरू कर लेते हो, तो 4:30 से लेके 7 बजे तक 2.5 घंटे में आपका बहुत अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है. और जो आपका टफेस्ट टारगेट है या लॉन्गेस्ट टारगेट है, उसको आप इसके अंदर रखो. और वो जब अचीव होगा ना, तो सुबह 7 बजे एक अच्छी फीलिंग आएगी कि अच्छा अभी तो 7 ही बजे है और इतना सारा टारगेट या ये टफेस्ट टारगेट अचीव हो गया. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिन की यही है. 6 बजे तो दिन की शुरुआत होती है अभी. तो रात को बस टाइम पे सोना शुरू करो, सुबह टाइम पे उठोगे तो वो बेटर रहेगा. और अगर ऐसा उल्टा होता है कि आपको रात में बहुत ज्यादा एनर्जी है कि रात को बिना रुके पढ़ सकते हैं, कि 10 बजे यहाँ से फ्री हुए, उसके बाद आपने आधा घंटा रेस्ट किया और फिर आपके पास 2 घंटे 3 घंटे फुल ऑन एनर्जी बॉडी में कि वो मॉर्निंग जैसे आप पढ़ सकते हो, तो ठीक है, आप वो टाइम को यूज कर लो. अगर उस वक्त लगता है रात को डल रहते हैं, स्पीड स्लो है, बेटर है रात को टाइम पे सो, सुबह टाइम पे उठो, सर कोई दिक्कत नहीं. एक इशू और है सर, जैसे मेरे से ना स्क्रीनिंग से प्रॉब्लम होती है. जैसे मैं रात को अगर जैसे फोन देख लूं,
तो मान लीजिए हमारी जैसे क्लासेस, तो कई बार ना उसमें आंखें मतलब कई बार बंद हो जाती है सर मेरी। कई बार ऐसे मैं देख चुका हूँ, जैसे स्क्रीन अगर होगी ना रात को सर, तो फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, और फोन डायरेक्टली क्लासेस करना, तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है सर उसमें। स्क्रीनिंग जैसे हमारी लॉ की क्लास एकदम सुबह सुबह होती है 6 ठीक है। बजे हम्म। और सर सोना ही बहुत जरूरी है, और सर फिर कई बार सर रात को क्लासेस हो जाती है ना, तो फिर मैनेज नहीं हो पाता सर। नहीं, जैसे अपने सुबह क्लासेस कब 6 बजे होती है? जी सर। यस सर। अच्छा, पहले 7 बजे थे ना टाइम? नहीं सर, लॉ का तो 6 ही था सर, एक बीच अच्छा, में हो गया था 7 बजे, ओके। शिफ्टिंग कर रहे थे सर। तो अभी 6 to कब रहती है? 6 to 7? यस सर। एंड उसके बाद 7 के बाद? उसके बाद तो सर कभी कभी अकाउंट सुबह सुबह रहती है, नहीं तो सर अभी तो थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे सर भी, उनका भी थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा है, तो अच्छा, शाम को जाता कई तो बार, सुबह इसलिए सात सर मेरे बजे के को। बाद पूरे दिन क्लास नहीं होती, फिर सीधा शाम को ही होती है? जी सर। तो फिर तो आपको पूरा दिन फिर भी मिल गया। सुबह 6 बजे आपकी लॉ हो गई, 7 बजे बाद में आपको पूरा टाइम अवेलेबल हो गया, तो उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो मतलब सर टाइम स्लॉट आपको पूरा मिल गया वैसे। यस सर। मतलब वो है कि आपको फ्लक्चुएशन से माइंड में वो डिस्टरबेंस नहीं लेके आना है कि इस टाइम पे ये सोचा था और ये हो गया। नहीं, आपको डे के हिसाब से चलना है। मेरे आज की प्लानिंग ये है, अगर पहले क्लास हो गई तो क्लास के बाद पढ़ लिया, क्लास बाद में है तो पहले कर लिया। तो उस तरह से अपन को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो जब क्लास है तो वो ऑनलाइन है, लेकिन बाकी चीज आप बुक से और वैसे ज्यादा पढ़ रहे हो, तो वो टाइम आपका सुबह सुबह नॉर्मली निकल रहा है, लॉ की वजह से आप टाइमली उठ ही रहे हो वैसे। तो उससे 1 घंटा पहले भी अगर पढ़ पाओ तो और बेस्ट है, और नहीं पढ़ पाओ तो 7 बजे बाद तो आपका है ही। बट रात को अगर आपको लगता है टायर्डनेस है, तो बेटर है 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, सुबह आराम से टाइम पे उठो। 6 घंटे की नींद जरूरी है, 6 आवर्स। 6 आवर्स अगर अपने टाइम पे सो गए तो बहुत, मोर देन सफिशिएंट। रात को 10 बजे, 10:30 सो गए, तो 10:30 से 4:30 ये बहुत अच्छा टाइमिंग है सोने के लिए। फिर 4:30 आप उठ जाओ, 4:30 से लेके 6 o'clock 1.5 घंटा होता है, उसमें 1 घंटा निकाल लो पढ़ने के लिए। तो वो 1 घंटा आपने निकाल लिया, फिर आपकी 1 घंटा क्लास हो गई। फिर उसके बाद आपने वापस कंटिन्यू कर लिया अपनी क्लासेस, अपने मतलब रिवीजन या जो भी आपको पढ़ना है उसको। क्योंकि टाइम आपके पास अब ज्यादा नहीं है, 50 डेज मान के चलो, नेट 50 डेज बचे हैं। तो 50 डेज को कैसे यूज करना है वो अपने ऊपर है। तो 50 डेज के अंदर आप करीबन 10 घंटे आपको मिलते हैं सेल्फ के लिए। तो 50 × 10, 500 घंटे हैं, 500 आवर्स। एक सब्जेक्ट के लिए कितने हो गए? 125 आवर्स। 125 आवर्स में अब वो देखना है कि 60 घंटे में आपको एक बार पूरा खत्म करना है, नेक्स्ट टाइम 30 आवर्स में खत्म करना है, फिर उसके बाद 15 आवर्स में खत्म करना है। तो सीधा आपको जीपी लगाना है। 60 आवर्स फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट टाइम खत्म कर लिया, नेक्स्ट 30 आवर्स में खत्म कर लिया, फिर 15 आवर्स में खत्म कर लिया, फिर 7.5। इस तरह से जीपी लगाना है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये हमने ब्रॉड टारगेट बनाया 50 डेज का। और इसके लिए जरूरी क्या है? हर दिन 10 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है। सबको आप बराबर टाइम दे रहे हो तो सबको आपको 2.5-2.5 घंटे देना जरूरी है। या फिर कभी ऐसा लगता है किसी सब्जेक्ट में टाइम कम चाहिए, तो दूसरे से आपने एडजस्ट कर लिया। इको में थोड़ा कम चाहिए बट मैथ्स में ज्यादा चाहिए, तो इको और मैथ्स को आपने वैसे रख लिया कि 5 घंटे में 3 घंटे मैथ्स कर लिया, 2 इको कर लिया, 3.5 और 1.5 कर लिया। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। लेकिन 10 घंटे सेल्फ करना है तो करना है। यस 77, द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। पार्शियल मतलब क्या होता है? जो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट नहीं है तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से ज्यादा होगी, लेकिन +1 से कम होगी। तो इट लाइज बिटवीन। तो ऑप्शन ए सर। यस। ए। R12 इज सेम एज R21, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स सर। फॉल्स सर। फॉल्स कैसे? बहुत सर। सर ट्रू। कैसे ट्रू है? तो कैसे?
दोनों में मेरा क्वेश्चन तो सेम है। 1 2 का मतलब क्या है, ये सीरीज 1 है, जैसे सीरीज एक्स है और दूसरा सीरीज वाई है। अब दो सीरीज आपको दे रखी है। अब आपने को रिलेशन निकाला बिटवीन एक्स एंड वाई, फिर निकाला को रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। क्या दोनों का आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? फिर सेम ही सेम आएगा। आएगा, सेम ही सेम ही आएगा। सेम आएगा। पहले आप कोई भी सीरीज रखो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर विल बी सेम। तो वही यहाँ पे 78 ने पूछा है कि को रिलेशन 1 2 का निकालो या 2 1 का निकालो, आंसर इज सेम, ऑप्शन नंबर ए। 79, if x and y satisfy the relationship of this, find the value of r। अब देखो सिंगल इक्वेशन जहां होती है वहां कोरिलेशन कैसे होता है, तो हमारा फॉर्मेट है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट होता है। तो r कैसे निकालना है, मॉड b अपॉन b, दैट्स इट, मॉड b अपॉन b। तो इन शॉर्ट बी और बी तो कैंसिल हो गए, बचेगा क्या आंसर 1। या तो आंसर आपका +1 आएगा या फिर -1 आएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, बी के ऊपर। अगर बी आपका पॉजिटिव है तो आंसर विल बी +1, बी अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, -1। तो 79 में देखो एक्स के पास जो वैल्यू है बी की, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव + 1। का 1, ऑप्शन नंबर सी। 80 के अंदर भी सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन को पहले अरेंज करना सर पड़ेगा। सर ये एक बार फिर से समझा दो ना, क्या कह रहे हो? एक बार फिर से बता दो ना। इसमें हमने क्या कहा, फॉर्मूला क्या, मॉड बी अपॉन बी। तो बी और बी आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर तो आएगा 1। लेकिन बी अगर पॉजिटिव है तो आंसर +1 आएगा, बी नेगेटिव है तो -1 आएगा। तो अब जैसे 80 वाले में देखो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस नेगेटिव है, तो आंसर तो में -1। -1। तो सिंगल इक्वेशन में इस तरीके से आप कोरिलेशन निकाल सकते हो, तो आंसर +1 या -1 कुछ भी आ सकता है।